जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, 8th पे कमीशन के बाद पहली बार एक खुश भरी खबर आई है 8th पे कमीशन की तरफ से, जहां पर ऑनलाइन सर्वे किया जा रहा है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी केंद्र कर्मचारी की उसमें भागीदारी बन सके। अगर आप चाहते हैं कि 8वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी, भत्ते और सुविधाओं पर सही तरीके से विचार हो, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका आया है। सरकार ने 8th पे कमीशन को लेकर एक ऑनलाइन सर्वे शुरू किया है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ साथ सभी केंद्र अर्धसैनिक बल के जवानों की राय सीधे मांगी जा रही है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा यह सर्वे क्या है, केंद्र अर्धसैनिक बल के जवानों से कौन सा खास सवाल पूछा गया है और इसे भरने के नियम और शर्तें क्या है, वो भी मैं लाइव करके दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, mygov.in का ये साइट है, जहां पर क्वेश्चनरी देख सकते हैं। 8 सेंट्रल पे कमीशन क्वेश्चनरी लाइव किया गया है 16 फरवरी 2026 से 6 फरवरी 2026 से 16 मार्च 2026 तक ये लाइव कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लॉग इन विथ OTP टू पार्टिसिपेट, यहीं पर आना है, आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी फिल करेंगे उस पर OTP देना है। OTP सबमिट करने के बाद आपका आगे की कार्रवाई प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो इसका मकसद इसलिए खास बनाया गया है, इसके जितने भी सरकारी कर्मचारी और पेंशनर है उससे सुझाव लेना है, वेतन संरचना सुधारना है, फिटमेंट फैक्टर तय करना है, भत्ते और सेवा शर्तों की समीक्षा करना है। इसलिए यह पूरी तरह से ऑनलाइन रखा गया है। तो चलिए यहाँ पर हम मोबाइल नंबर इंटर करते हैं। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, फिर से पेज आपका यही ओपन हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ के टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है। यहाँ पर बताया जा रहा है डिस्क्लेमर कि सभी का नाम, जो भी इसमें अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका नाम, उसका डाटा, फोन नंबर, मोबाइल सभी गोपनीय रखा जाएगा। इसका कोई भी बाहर में डाटा नहीं जाएगा, पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। और यह सर्वे पूरी तरह ऑनलाइन है, इसमें आप ईमेल, डाक या ऑफलाइन से कोई जवाब नहीं दे सकते हैं, कोई स्वीकार नहीं होगा, तो पूरा ऑनलाइन है। चलिए हम इसको नीचे देखते हैं क्या सवाल पूछा गया है, फिर हम इसको फिल करना शुरू करेंगे, आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका लैंग्वेज भी दिया हुआ है, यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं इसको हिंदी कर देता हूँ। जैसे आप हिंदी करेंगे, पूरा आपका डिटेल यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा, आप अपना भर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर भी आपका हिंदी में आ जाएगा। तो देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अपना डिटेल भरना पड़ेगा। यहाँ से आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या संघ यूनियन के लिए हैं, जो भी आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर सबमिट डालेंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ से अपना आप राज्य सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। यहाँ से फिर आप कौन सा डिपार्टमेंट का है, केंद्रीय मंत्रालय विभाग, वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपने ऑफिस का नाम यहाँ पर आप एंट्री कर देंगे और यहाँ पर आपका सवाल यहाँ शुरू हो जाएगा। यहाँ पर 18 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको कि आपको जवाब देना है। आप अपने हित के अनुसार, अपने फायदे के अनुसार आप यहाँ पर जवाब सबमिट कर सकते हैं। सभी के उत्तर के लिए 200 शब्द निर्धारित किया गया है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसको आप फिजिकल, ईमेल या PDF के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो पहला सवाल है, देख सकते हैं, वेतन संबंधी विषय दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 पर आप यहाँ पढ़ सकते हैं और यहाँ पर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर कई सवाल दिया हुआ है। जो महत्वपूर्ण सवाल है वो मैं आपको हाईलाइट करते हुए चलता हूं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, कार्यकाल की सुरक्षा, प्रशिक्षण व्यवस्था, आवास नगदीकरण जो कि LTC होता है, नियमित वेतन वृद्धि, चिकित्सा कवरेज, समयबद्ध पदोन्नति, मुद्रास्फीति सूचकांक आधारित भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभ कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो अधिकांश सरकारी नौकरियों से जुड़ी है। वेतन मैट्रिक्स तैयार करते समय निजी क्षेत्र के मुकाबले सापेक्ष स्थिति निर्धारित करते समय इन कारकों को कैसे शामिल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर कंपेयर किया जा रहा है सिविल डिपार्टमेंट के साथ, उसको कैसे यहाँ पर आपको बेहतर सुविधा मिले, उसके लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिविल डिपार्टमेंट के साथ कैसे कंपेयर किया जाना है। और यहाँ पर जो है, यहाँ देख सकते हैं, जो सरकारी वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि होती है, जो आप लोग का इंक्रीमेंट लगता है, और महंगाई भत्ता DA जो लगता है, उसका कैसे कैलकुलेशन किया जाए, फिटमेंट फैक्टर को कैसे रखा जाए, उसके बारे में आप यहाँ पर अपना व्यू, अपना पॉइंट दे सकते हैं। ये केंद्र सरकार के सचिव के लिए है। यहाँ ग्रुप 1 कैडर के लिए भी कुछ सवाल पूछा गया है। यहाँ पर जो है इंक्रीमेंट के बारे में पूछा गया है, क्योंकि विभिन्न वेतनमानों के संबंध में वेतन वृद्धि इंक्रीमेंट की दरें
और आवृत्ति कैसे निर्धारित की जानी चाहिए, क्या ये समान होनी चाहिए अथवा सेवा के दौरान विभिन्न वेतनमानों समय अवधियों में भिन्न होना चाहिए। तो आप इसको अपने अनुसार जवाब दे सकते हैं इंक्रीमेंट के संबंध में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट जो सेकंड है भत्ते के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ जो भत्ते के बारे में सवाल है आप इसको देख सकते हैं। समय के साथ कार्य की विशिष्ट प्रकृति, यात्रा पर व्यय, कठिनाई जोखिम के लिए मुआवजे या पोस्टिंग के स्थान से जुड़ी विशिष्टताओं के आधार पर कई भत्ते शुरू किए गए हैं अथवा तर्कसंगत बनाए गए हैं। इनमें से अधिकांश आंशिक रूप से मुद्रास्फीति जो सूचकांक से जुड़े हैं। एक वैकल्पिक दृष्टिकोण कैटफेरिया दृष्टिकोण यह है केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों सीपीएसई द्वारा किया जाता है, जिसमें कुछ चुनिंदा भत्तों को छोड़कर अधिकारी अपने मूल वेतन की एक समग्र सीमा के भीतर परिलब्धियों और भत्तों को एक समूह से चुनाव करते हैं। आपके विचार में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कौन सा दृष्टिकोण अधिक उपयुक्त है? तो आप यहाँ से अपना जवाब दे सकते हैं भत्ते के संबंध में। आगे यहाँ पर पेंशन के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया गया है कि जो जनवरी 2014 में केंद्र सरकार के पास 47 लाख सेवारत कर्मी थे और जिसमें केंद्र सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ, रेलवे और रक्षा बल शामिल थे। पेंशन भोगियों की संख्या 52 लाख से कुछ ही कम थी। वर्ष 2025-26 में केंद्र सरकार के कर्मियों की संख्या 50 लाख है, जबकि पेंशन भोगी की संख्या 70 लाख है। तो पेंशन के संख्या में इस वृद्धि ने सरकार के बजट पर अतिरिक्त वित्तीय भार डाला है। राजकोषीय प्रभाव को प्रबंधन सीमाओं पर ध्यान में रखते हुए पेंशन भोगियों को उचित अपेक्षाओं को पूरा करने से कौन से दृष्टिकोण सहायक हो सकते हैं? तो यहाँ पेंशन के बारे में पूछा जा रहा है, पेंशनर्स के बारे में कि हमारे पास पेंशनर्स बहुत अधिक है, इसका बजट पर भार पड़ेगा। तो उस अनुसार आप लोग यहाँ पर जवाब दे सकते हैं कि पेंशनर्स को मिलनी चाहिए। जो भी आपका व्यू है आप लोग इसमें दे सकते हैं। यहाँ महंगाई भत्ते के बारे में भी आपसे सवाल पूछा गया है कि 7वें वेतन आयोग जो 2014 में गठित हुआ था उसको 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। दिनांक 1/1/2016 से अब तक अवधि पिछले दशकों की तुलना में मुद्रास्फीति जो महंगाई है वो निचले स्तर पर रहा है। तो इसलिए जो डीए की गणना किया जाएगा उसको हाइब्रिड इंडेक्सेशन के दृष्टिकोण बोल रहा है कि उसको थोड़ा हाइब्रिड मॉडल में किया जाए। तो उसके अनुसार आप अपना यहाँ पर जवाब दे सकते हैं, जो कि आगे आने वाले 10 सालों के लिए निर्धारित किया जाएगा कैसे आप लोग का डीए इंक्रीज होगा। यहाँ पर रेलवे, सीएपीएफ और रक्षा के कई जवान है, कई उसके कर्मचारी हैं। तो बोला जा रहा है कि लगभग 70% जो है रेलवे, सीएपीएफ और रक्षा विभाग से आते हैं। तो उसका वेतन और भत्ता का निर्धारण करते समय किन विशेष कारक का ध्यान रखा जाना चाहिए? गैर मौद्रिक या मौद्रिक जो भी है उसके बारे में भी आप यहाँ पर अपना जवाब भी दे सकते हैं। ये वैज्ञानिक के लिए है, वैज्ञानिक का जो भी है। यहाँ पर सशस्त्र बल के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ा गया है कि सैन्य सेवा वेतन वर्तमान में सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए स्वीकार्य है। यह उनकी ड्यूटी की विशेष प्रकृति को मान्यता देने के लिए प्रदान किया गया था। इस संदर्भ में उनके कार्य की परिवर्तनीय प्रकृति को देखते हुए सैनिकों, नाविकों और वायुसेना कर्मियों ने आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के वेतन का निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए उसके बारे में बताएं। सरकार में शुरुआती वेतन होता है जो सीएपीएफ पुलिस, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सीएपीएफ को पुलिस के साथ जोड़ा गया है। सीएपीएफ और पुलिस के कांस्टेबल के वेतन के साथ इनका संबंध कैसा होना चाहिए, यानी कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को जो मिल रहा है वेतन, शुरुआती वेतन, और जो सीएपीएफ पुलिस को मिल रहा है, केंद्र अर्धसैनिक बल को पुलिस के साथ जोड़ा गया है, तो उसका वेतन दोनों का समान हो, इस तरह का कोई विचार आप लोग का सुझाव है तो वो आप जरूर दे। और यहाँ सबसे बड़ी बात कि सशस्त्र बल को, केंद्र अर्धसैनिक बल को यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल के साथ मिला के रखा गया है। आगे यहाँ पर बोला जा रहा है कि राष्ट्र के पास सेवारत सैनिक कर्मियों की तुलना में सैन्य पेंशनर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। 2025-26 में रक्षा पेंशन पर होने वाला खर्चा रक्षा वेतन और भत्तों पर होने वाले खर्चे से अधिक होने की संभावना है। पेंशनर्स पर अधिक खर्च होगा। जैसे जैसे कुल रक्षा पेंशन बिल अनुमानों के अनुरूप बढ़ेगा, इसका प्रभाव उपकरणों और हथियार की खरीद, उनके रखरखाव और रक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि पेंशनर्स की संख्या बढ़ रही है, तो जिसका कि असर बजट पर भी पड़ेगा। तो इसलिए पेंशन बिल वृद्धि में इसको भी ध्यान में रख के आप लोग अपना सुझाव भी दे सकते हैं। यहाँ पर बोनस की भी बात कही गई है। बोनस के बारे में भी आपका जो सुझाव व्यू है इसको आप पढ़ के यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। स्टाफिंग में भी सुधार की बात कही गई है। तो टोटल 18 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें कि बोनस, सशस्त्र बल, वैज्ञानिक, रेलवे, सीएपीएफ, सुरक्षा, महंगाई भत्ता, पेंशन सभी को यहाँ पर रखा गया है। और सबसे जो इसमें मेन पॉइंट है कि केंद्र अर्धसैनिक बल को सिविल पुलिस के साथ जोड़ के देखा जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो हमारे जितने भी देश की सुरक्षा में दिन रात हमारे केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान तैनात है, सभी जवानों के लिए यह एक बहुत बड़ा अवसर है। आपकी सैलरी, भत्ते, प्रमोशन
और सेवा शर्तें कैसी हो, इसका फैसला आपकी राय से भी तय होगा। इसलिए हर केंद्र अर्धसैनिक बल के जवानों से मेरी अपील है कि यह सर्वे जो अभी ऑनलाइन किया गया है इसको आप जरूर भरें और अपने सभी साथी को जागरूक करें, इस वीडियो को भेजें ताकि वो भी देख सके कैसे इसको फिल करना है, उस अनुसार आप अपना जवाब जरूर सबमिट करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा आप अपना व्यू कमेंट हमें जरूर लिखें कि सीएपीएफ यानी केंद्र अर्धसैनिक बल को यहाँ पर पुलिस के साथ क्यों जोड़ा गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।